राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। और मैंने आज सुबह का वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर पढ़ी और फिर मैं आ गई थी दूसरे घर पर खाना बनाने। यहाँ पर आज मैंने खाना बनाया था यहाँ पर, तो मैं खाना बनाने आ गई थी। और इस प्रकार से सुबह डेली बहुत सारा काम रहता है, बहुत टाइम यूँ ही निकल जाता है। सर्दी वाले दिन है, छोटा सा दिन होता है और सारा दिन बस 10-11 बज जाते हैं यूँ ही घर के काम वगैरह में। और देखो काम घर में करना ही पड़ता है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हमें काम करना ही पड़ता है। घर में रहते हैं तो जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है, चाहे हमारी एग्ज़ाम पास में हो या चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन आ ही जाती है। और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। आप अपना 100% दीजिए। अगर आपको अच्छा टाइम मिल पा रहा है ना, तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि टाइम आपको वो ही लौटाएगा जो आप उसको लौटा रहे हो। अगर आप इस टाइम मेहनत कर रहे हो ना खुद के गोल के प्रति, खुद के लक्ष्य के प्रति, तो वो कल आपको इतना रिटर्न देगा कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या क्या सोचा होगा। सच में टाइम की इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि जीवन में हम कुछ भी वापस नहीं, मतलब जीवन में हम कुछ भी ला सकते हैं लेकिन टाइम को वापस नहीं ला सकते। इसलिए टाइम की कदर कीजिए। जो आप अपने गोल्स, जो आप दूर रहते हो, अगर किराए के रूम पे रहते हो, बाहर रहते हो, तो उस टाइम की कदर कीजिए। अपने पेरेंट्स के उन आत्मविश्वास, उनके भरोसे की कदर रखिए, जो आप पर निगाहें रख रहे हैं कि कब हमारा बेटा या बेटी सेलेक्ट होंगे, कब हमारा नाम रोशन करेंगे। जो आपकी उन्होंने जन्म से उनकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा कीजिए। और आपकी कैसी भी सिचुएशन है तो उसी में अपना बेस्ट दीजिए। अगर आप हाउस वाइफ हो तो उसी में आप, अगर दिन के मतलब 24 घंटे होते हैं रात दिन के मिला के, तो आप सारे दिन में से अगर 5-6 घंटे भी पढ़ पाती हो ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। पर उसे डेली कीजिए। हाँ, अगर 1-2 दिन हो जाए कभी ना कभी, कोई स्वस्थ मतलब शरीर कभी बीमार हो या कुछ हो, तो स्किप कर सकते हो। वरना अगर आप अच्छे हो, आपका शरीर आपको वर्क करने के लिए काम कर रहा है, तो आप पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। घर में रहते हुए भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी ने कहा था कि क्या घर में पढ़ सकते हैं? हाँ, घर में क्यों नहीं पढ़ सकते। अगर हमारा रुतबा है, अगर हमारा जुनून बड़ा है ना, तो हम घर में रहकर भी पढ़ सकते हैं। बस रहते हैं घर में काम तो करना ही पड़ता है। घर में रहते हैं तो क्या, किसी और के भरोसे थोड़ी ना घर में काम करना पड़ता है। अगर बाहर रहते हैं तो बस खुद की 2-3 रोटी बस सब्जी यही काम रहता है। पर घर में पूरी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। मेहमान आ जाए उनको निभाना पड़ता है, घर के काम करने पड़ते हैं। और आज मैंने बनाई थी खीरे की सब्जी। ये देखिए कैसी बनी मेरी खीरे की सब्जी। तो आज सब्जी में कुछ नहीं था तो खीरे रखी हुई थी, तो मैंने खीरे की सब्जी बना ली। और मैंने ये रोटियां बना ली थी क्योंकि पापा जा रहे थे खेत पे। और ये मेरा प्यारा सा भतीजा बहुत बहुत क्यूट है। और ये मेरी प्यारी सी भतीजी है जो ये जा रही थी स्कूल, तो मैंने इसको रेडी किया। और इसकी मम्मी की तबीयत यानी भाभी की तबीयत थोड़ी बहुत नॉर्मल है, बहुत अभी सही नहीं है उसकी तबीयत, तो इस वजह से मैं इनको कर रही हूँ रेडी। और ये जाएगी अपनी स्कूल, और ये जा रही है स्कूल। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो सच में इनको देख मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी जब छोटे थे तब ऐसे ही स्कूल जाया करते थे। और उसके बाद मैंने खुद नहाई और मैंने अपने बाल बाए। उसके बाद जाऊंगी मैं मंदिर, और मंदिर जाने के बाद फिर वापस आकर खाना खाऊंगी। तो यही करीब 11:30 बज गए थे मेरे को। और मैंने छोटी बना ली थी अपनी। और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। घर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ और फिर जाती हूँ शिव जी के मंदिर। और शिव जी के मंदिर में वहाँ से आने के बाद फिर मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे कपड़े रह गए थे, बहुत सारे थे, भतीजा भतीजी के मेरे वगैरह। तो उसके बाद मैंने कपड़े धोए। और उसके कपड़े धोने के बाद मैंने गेली करंट की क्लास। कल करंट की क्लास मेरी छूट गई थी, टाइम नहीं मिला मुझे, तो आज मैंने कल की 21 नवंबर की और आज 22 नवंबर की दोनों क्लासें ली, दोनों के नोट्स बनाए।
दोनों क्लासों के मैंने नोट्स बनाने के बाद आज 22 नवंबर की देखो ये भी ले ली थी मैंने, और इनके नोट्स बनाने के बाद बहुत सारा टाइम हो गया था, करीब 1:30 बज चुके थे। और फिर वही छोटा होता है दिन, यूं ही दिन निकल जाते हैं। और सच में जो भी है ना, अपना बेस्ट दीजिए अपने काम में, मतलब बहुत अच्छा कर पाओगे आप। अगर कुछ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। और अपने लिए ऐसा गोल्डन प्लान कीजिए कि आपका हर टॉपिक का मतलब रिवीजन कर सके, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। और मैं पढ़ा तो अब साइकिल, कल हमने पढ़ा था पावलोव का सिद्धांत, ये पढ़ा था कल हमने पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा था। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे प्रबलन का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हल। तो प्रबलन के जो सिद्धांत हैं उनके अन्य नाम कौन कौन हैं? तो इसके अन्य नाम हैं क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, गणित निगमन का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, सबलीकरण सिद्धांत, चालक न्यूनता, यथार्थ, परिष्कार, निगमन, प्रेरणा, प्रबलन, जैविकी और आत्म संशोधन। तो इसके जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है एक तो क्रमबद्ध व्यवहार, एक गणित निगमन, एक आवश्यकता, एक चालक न्यूनता, एक सबलीकरण और एक प्रबलन सिद्धांत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनके प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। 1942 में ये सिद्धांत दिया था, प्रबलन का सिद्धांत। लेकिन इसमें संशोधन हुआ 1 साल बाद, यानी कि 1943 में संशोधन हुआ। और जो क्लार्क हल है ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अब है इनकी पुस्तक, तो पुस्तक है इनके व्यवहार के सिद्धांत, बिहेवियर प्रिंसिपल। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक प्लस पावलोव पर आधारित है। थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। हल क्या है? क्लार्क हल ने क्या है? सीखना आवश्यकता की पूर्ति को माना। सीखना क्या माना? आवश्यकता की पूर्ति को माना है। इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया। जबकि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, और जो क्लार्क हल ने उसने चूहे पर प्रयोग किया। सूत्र कौन सा दिया? SOR। और थॉर्नडाइक ने SR, पावलोव ने S अनुबंधन सिद्धांत दिया, और इसने क्या दिया? SOR सिद्धांत सूत्र दिया। B = D × S। B यानी बिहेवियर, D यानी चालक, H यानी हैबिट। यानी कि जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो हमारी चालक यानी कि ड्राइव यानी चालक और आदतों का गुणनफल है। उपयोगिता क्या है? उपयोगिता है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देता है ये सिद्धांत, अभ्यास पर बल देता है, कृत्रिम प्रोत्साहन व पुरस्कार के प्रयोग पर बल देता है। स्किनर ने अधिगम का श्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत माना। किसको? प्रबलन के सिद्धांत को, या कह दो चालक न्यूनता का सिद्धांत को, या कह दो क्लार्क के सिद्धांत को। स्थानापन्न का सिद्धांत और प्रभाव का नियम पर आधारित ये सिद्धांत खोज व अनुसंधान को महत्व देता है। गणित के 17 नियम और 17 उपनियमों पर आधारित है, और प्रमेय की संख्या 133 थी। तो ये सिद्धांत पूरा मतलब शॉर्ट में पढ़ लो कि प्रबलन के सिद्धांत है, इसका नाम क्रमबद्ध व्यवहार, गणित निगमन, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का, प्रबलन का, सबलीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्लार्क हल ने दिया, 1942 में दिया, अमेरिका के रहने वाले थे, पुस्तक थी व्यवहार के सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें जो क्लार्क हल ने है सीखना आवश्यकता की पूर्ति को माना है, प्रयोग किया चूहे पर, SOR सिद्धांत दिया, B = D × H का सूत्र मतलब प्रतिपादन किया है, और SOR सूत्र दिया है इन्होंने। उपयोगिता है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, अभ्यास पर बल, कृत्रिम प्रोत्साहन पर बल। स्किनर ने अधिगम का श्रेष्ठ आदर्श सिद्धांत माना क्लार्क हल यानी प्रबलन सिद्धांत को, और गणित के 17 नियम व 17 उपनियम पर आधारित है, और प्रमेय की संख्या 133 बताई। तो ये सिद्धांत हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे वाला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत पढ़ेंगे, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसको कहते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको कहते हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इसको कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, R टाइप अनुबंधन सिद्धांत, जबकि S टाइप किसे कहते हैं? पावलोव के सिद्धांत को कहते हैं, और संभावित पुनर्बलन सिद्धांत कहते हैं इसको क्या कहते हैं? सक्रिय, नैमित्तिक, कार्यात्मक, साधनात्मक, R टाइप और संभावित, ये इसके अलग और नाम है। इसको कहते हैं RS अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और RR सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर है, जिसका पूरा नाम क्या है? B.F. स्किनर का पूरा नाम है बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। क्या है? बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये अमेरिका के हैं, क्लार्क हल भी अमेरिका के थे। पुस्तक कौन सी है इनकी? पुस्तक साइंस
साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। दूसरी पुस्तक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट बुक है। और नोट मतलब स्किनर है उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध किया। इन्होंने किसका विरोध किया कि उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध स्किनर ने किया। उद्दीपन की जानकारी नहीं होती क्रिया प्रस्तुत व्यवहार कहलाता है। उद्दीपन की जानकारी नहीं होती तो क्रिया प्रस्तुत व्यवहार कहलाता है। प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। परिणाम को इंपॉर्टेंट दिया, मतलब इंपॉर्टेंट माना। प्रयोग किया कबूतर था सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? कबूतर और सफ़ेद चूहे पर। अनुक्रिया सामान्यीकरण पर बल दिया। सूत्र कौन कौन सूत्र दिया इन्होंने? अनुक्रिया, पहले अनुक्रिया करेंगे, फिर पुनर्बलन मिलेगा, फिर पुनरावृत्ति होगी, अगर फीडबैक मिलेगा तो पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी तो साधन, पुनरावृत्ति के बाद साधन, फिर अनुबंध हो जाएगा। श्रृंखला यानी कि चेनिंग सिस्टम जो है जटिल कार्य छोटे छोटे खंडों में होनी चाहिए। अगर आपको भी कोई टॉपिक वगैरह किसी सिलेबस का कोई पार्ट मतलब बहुत ज़्यादा टफ है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़िए। उसको एक ही दिन में कंप्लीट नहीं, उसको 3-4 दिनों में कंप्लीट कीजिए। जटिल से जटिल कार्य भी छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। वंचन वांछित अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन रोक के रखना। जब तक हमें वांछित इच्छा फल नहीं मिलता तब तक पुनर्बलन को रोक के रखना। पुनर्बलन अनुसूचित शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया। पुनर्बलन रेनफोर्समेंट अनुक्रिया की गति में वृद्धि करता है। कौन? पुनर्बलन। पुनर्बलन होता है स्वीकारात्मक यानी कि पॉजिटिव। स्वीकारात्मक भी 2 प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक जिसमें भोजन पानी वगैरह, और गुण द्वितीय जो होता है स्वीकारात्मक पॉजिटिव, उसमें अधिक धन है, धन के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है। फिर दूसरा है स्वीकारात्मक हो गया। फिर दूसरा है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो शोर हुई, दंड हुई या पीड़ा या अपमान, ये सब क्या है? नेगेटिव में आते हैं। दंड देने पुनर्बलन, दंड देना भी क्या है? एक पुनर्बलन को माना जाता है। अब आता है पुनर्बलन के प्रकार। सतत पुनर्बलन क्या होता है? जो लगातार पुनर्बलन दिया जाता है, लगातार फीडबैक मिलता है। और आंशिक होता है, 2 प्रकार का होता है। आंशिक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो अनुपात पुनर्बलन और एक अंतराल पुनर्बलन। पुनर्बलन जो है सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। पुनर्बलन देना कौन से सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है? तो स्किनर के सिद्धांत की क्या है? केंद्रीय अवधारणा है। उपयोगिता क्या है? शब्द भंडार बढ़ाने में सहायक है। अनुक्रिया व पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट माना है। सरल से कठिन की ओर, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, अभिक्रमित अनुदेशन में सहायक, सकारात्मक पुनर्बलन पर बल, रेडियो कैमरा टीवी चलाने से सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। दोष क्या है? कि आनुवंशिक कारकों कोई महत्व नहीं, जिज्ञासा व सृजनात्मकता का मापन है, क्रमबद्धता नहीं, आंतरिकता पर बल है, आंतरिक योग्यताओं को महत्व नहीं। स्किनर ने अधिगम सिद्धांतों को रिक्त प्राणी उपागम भी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांतों को क्या कहा है? तो रिक्त प्राणी उपागम भी कहा है। अनुबंधन के नियम, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन उद्दीपन, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन उद्दीपक होता है। पुनर्बलित उद्दीपक, क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी भी चीज़ में पुनर्बलन दिया जाता है उद्दीपक को तो क्रिया करने की जो रिपीटेशन है वो वापस संभावना बढ़ जाती है। अब आता है पावलोव और स्किनर के सिद्धांतों में क्या डिफरेंस है दोनों के सिद्धांतों में। तो देखिए दोनों के सिद्धांत में डिफरेंस है कि पावलोव उद्दीपक प्रधान होता है और स्किनर ने जो है अनुक्रिया प्रधान माना है। पावलोव को उद्दीपक सामान्यीकरण होता है, इसमें अनुक्रिया सामान्यीकरण है। पुनर्बलन पहले मिलता है इसमें, इसे पुनर्बलन बाद में मिलता है। वातावरण जो है प्राणी पर कार्य करता है, प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। सीखना उद्दीपक के स्थानांतरण पर है, इसमें अनुक्रिया की श्रृंखला पर है, परिष्कार पर है। UCS व CS का युगलीकरण है, इसमें उद्दीपक का युगलीकरण है। इसमें अनुक्रिया व्यवहार आंतरिक होता है, इसमें अनुक्रिया व्यवहार बाह्य होता है। तो इसमें नोट क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि पावलोव का सिद्धांत में अनुक्रिया बाह्य होती है, वह अनैच्छिक व्यवहार का मापन करती हैं, जबकि स्किनर में अनुक्रिया जो होती है स्वाभाविक होती हैं, वह ऐच्छिक व्यवहार का क्या करती है? मापन करती हैं। स्किनर ने भी विलोपन व स्वतः पुनर्लाभ अवधारणा का प्रयोग किया। विशेष क्या है इसमें? विशेष है कि रिक्त प्राणी उपागम क्यों? क्योंकि जटिल। रिक्त प्राणी उपागम क्यों कहा अधिगम के सिद्धांतों को स्किनर ने? क्योंकि जटिल सिद्धांत की आवश्यकता नहीं और ना ही दैहिक चरों की आवश्यकता, इसलिए व्यवहार का निर्धारण बाह्य कारकों के द्वारा होता है। क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया, टहलना, हंसना, लीवर दबाना ऐसी अनुक्रिया जिनका संबंध ज्ञात उद्दीपक से नहीं होता, ऐच्छिक क्रिया से होता है। व्यवहार व परिणाम पर बल, सापेक्ष पुनर्बलन पर बल। बॉक्स पहले क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष था, बाद में स्किनर बक्स नाम रखा गया। पुस्तक कौन सी है?
बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, व्यवहारवाद को वर्णनात्मक व्यवहारवाद कहा। तो इस प्रकार से स्किनर का सिद्धांत भी कंप्लीट होता है। तो स्किनर ने सफ़ेद चूहे व कबूतर पर प्रयोग किया है और इसने रिक्त प्राणी उपागम कहा है अधिगम के सिद्धांत को। और जो है इसने पुनर्बलन के प्रकार बताए हैं। एक तो सतत पुनर्बलन होता है जो लगातार दिया जाता है, एक आंशिक होता है जो 2 प्रकार का होता है, अनुपात पुनर्बलन जो अनुपात में दिया जाता है, एक अंतराल पुनर्बलन होता है जो कि मतलब दूसरे नंबर पर पुनर्बलन मिलेगा, फिर 4 पर मिलेगा। और जो ये होता है ना अनुपात पुनर्बलन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें ना जिसमें पता नहीं रहता कि किस पर हमें पुनर्बलन मिलने वाला है, कब पुनर्बलन मिल जाए। इसलिए जो वक्ता होता है, जो कार्य करने वाला होता है, वो अच्छे से अपना कार्य करता है और जब भी वो अच्छा कार्य कर लेता है तो उसको पुनर्बलन फीडबैक दे दिया जाता है। इसमें कोई पता नहीं रहता, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पुनर्बलन का सिद्धांत है। और अब है इसके बाद समीपता का अनुबंधन का सिद्धांत आएगा, ये बाद में है। तो बस आज के लिए इतना ही साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी को पढ़ाने के बाद मैंने एनर्जी आने के लिए फिर से खाई खीरा, और खीरा खाने के बाद बहुत अच्छा लगा। धूप में बैठी, धूप में ही बैठना अच्छा लगता है। आ गए सर्दी वाले दिन तो मैं यहाँ बैठ कर पढ़ती हूँ धूप में, बाहर खुले मौसम में, घर पर ये बाहर का। कल हमने पढ़ा था निःशुल्क अनिवार्य कल हमने पढ़ा था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 को हमने कल कंप्लीट किया था और इसके इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। और किसी ने कमेंट में कहा था कि ये इनफ है क्या, ये सफिशिएंट है क्या रीट मेंस के लिए, तो भाई ये बहुत इनफ है। और अगर आपने बुक पढ़ रखी है तो ये एग्ज़ाम टाइम में बार बार रिवीजन के लिए हैं, क्योंकि हमें डेप्थ में तो चले जाते हैं लेकिन जो ऊपरी तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि धारा 21 में कौन सा है, अध्याय 6 में कौन सा है, तो वो हम बातें कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें जो ज़्यादा अंदर की बातें वो तो याद रह जाती है, लेकिन जो कंफ्यूज होने का जो फैक्ट है ये धारा है। इसलिए मैंने ये शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हो, मत देखिए जिसमें भी आपको। तो भाई मेरे लिए तो मैं रिवीजन के लिए मैंने यही बनाए हैं और मैं लास्ट टाइम में इनसे ही पढ़ने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और कल के व्लॉग मैंने जो डाला था वो कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया था, तो किसी ने कमेंट में कहा था कि आप व्लॉग छोटा डाला करें। अरे भाई मैं अगर ये टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ाऊँ ना तो मेरा व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 मिनट का आए, पर मैं साथ में इन टॉपिक चैप्टर 1 तो चैप्टर भी कंप्लीट करवा देती हूँ व्लॉग में, तो इस वजह से मेरा व्लॉग बड़ा हो जाता है। और अगर आपको ये व्लॉग में जो मैं पढ़ाती हूँ अगर ये आपको बेनिफिट नहीं लगे, अच्छा नहीं लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नहीं डालूँगी। और बस मैं ऐसे बता दिया करूँगी हाँ कि मैंने आज ये पढ़ा है और बस मेरा डेली व्लॉग आ जाए करेगा, मैं उसमें कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगी। मैं पढ़ाती हूँ ना तो व्लॉग लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से आप कमेंट में करना कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ऐसे ही व्लॉग डाला करूँ। तो आज हम पढ़ेंगे RT 2009। तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और RT 2009 तो राज्यसभा के द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी मिली 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में मंजूरी कब मिली, 4 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली, 26 अगस्त 2009 को। और भारत में जम्मू कश्मीर के अलावा जो मंजूरी मिली है वो 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ, 5 अगस्त 2019 के बाद। तो ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से अगर याद रखो ना तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में 20 जुलाई, 4 अगस्त, 26 अगस्त, 20 4 26 जुलाई, अगस्त, ऐसे याद रख सकते हो। नौ तो सब में ही है, तो 20 4 26 जुलाई, अगस्त। इस प्रकार से आप ये तीनों को इम्पोर्टेंट याद रख लो, क्योंकि ये तो वैसे भी याद हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अब है संविधान में उल्लेख। तो संविधान में उल्लेख जो है अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किसको जोड़ा है, अनुच्छेद 21A में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा है, वो भी किससे है, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चों से। RT 2009 में कुल अध्याय 7 हैं, कुल धाराएं 38 और अनुसूची 1 है। प्रथम अध्याय है, प्रथम क्या है, सबसे छोटा अध्याय है, और जो सबसे बड़ा अध्याय वह है अध्याय 4। तो सबसे छोटा अध्याय है प्रथम अध्याय में धारा 1 और धारा 2 है। तो धारा 1 में है RT 2009 भारत में लागू हुआ। उसके बाद है
धारा 2 में है परिभाषाएं हैं, शब्दावलियां हैं, जैसे समुचित सरकार हो गया, वंचित बालक हो गए, स्थानीय सरकार, इस प्रकार की जो परिभाषाएं शब्दावलियां हैं इसमें। अध्याय 2 में है धारा 3 से 5 तक हैं, तो धारा 3 में है 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा। और कल हमने पढ़ा था 2011 RT 2011 में पढ़ा था, तो उसमें धारा 3 में क्या था, SMC की संरचना, और इसमें क्या है धारा 3 में 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा। उसमें क्या था कि जो SMC उसकी कार्यकारी समिति थी धारा 4 में, और इसमें क्या है धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश है। उसमें धारा 5 में क्या था, विद्यालय विकास योजना थी, इसमें धारा 5 में TC का अधिकार है। तो इस तरह से आप जब मतलब ना डिफरेंस करके पढ़ोगे ना तब कंफ्यूज नहीं होगे, वरना कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाओगे। तो इस प्रकार से हमें धारा उसमें नियम कहते हैं पर इसमें धारा है, पर होने को मतलब सीरियसली पढ़ोगे ना, मतलब कि धारा 5 में उसमें वो विद्यालय विकास योजना है, और धारा 5 में RT 2009 में TC का अधिकार है। अध्याय 3 में धारा 6 से 11 तक है, और उसमें जो अध्याय 3 था ना उसमें सिर्फ 6 धारा थी, यानी कि 6ठी धारा थी उसमें सिर्फ। तो इसमें क्या है 6 से 11 तक है। 6 में क्या है, इसमें समुचित सरकार दायित्व है, जो विद्यालय स्थापित करना वगैरह। उसमें धारा 6 में क्या था, बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स वगैरह, विशेष प्रशिक्षण वगैरह। और धारा 7 में क्या है, केंद्र राज्य अनुपात। केंद्र राज्य अनुपात कितना 60-40 का, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है 90-10 का है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में कितना है 90-10 का है। तो धारा 7 में क्या है, केंद्र राज्य अनुपात है 60-40 का है, लेकिन पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, असम, नागालैंड वगैरह, इधर मणिपुर वगैरह, उनमें 90-10 हैं। और धारा 8 में क्या है, राज्य सरकार के कर्तव्य हैं। धारा 9 में क्या है, स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य हैं। धारा 10 में क्या है, माता पिता के कर्तव्य हैं। और धारा 11 में क्या है, आंगनबाड़ी शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों 10-11, क्योंकि यहाँ पर धारा 11 में आंगनबाड़ी की शिक्षा आ जाती है, जो 3 से 6 वर्ष तक की होती है, प्री प्राइमरी जिसको कहा जाता है। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में है सबसे बड़ा अध्याय है, धारा 12 से 28 तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मतलब RT 2009 में ज़्यादा पढ़ो ना, ज़्यादा मतलब लास्ट टाइम में, तो धारा मतलब अध्याय 4 को बहुत करीबी से देख जाना, बहुत गहराई से देख जाना इसको बस। धारा 12 में है 25% सीटों पर दुर्बल जो वर्ग के बच्चे हैं ना उनको प्रवेश देना। धारा 13 में है न प्रवेश न फीस होगी। धारा 14 कहता है कि आयु सबूत के अभाव में प्रवेश होगा। अगर किसी बच्चे के पास आयु का सबूत नहीं है तो उसके अभाव में भी उसका क्या होगा, प्रवेश होगा। धारा 15 में है 30 सितंबर तक प्रवेश दिया जाएगा। और धारा 16 में है परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। धारा 17 में है शारीरिक व मानसिक दंड नहीं। धारा 17 से शारीरिक मानसिक दंड नहीं, 17 में खतरा नहीं होगा। धारा 18 में स्कूल को मान्यता देना संबंधी, और उसमें स्कूल मान्यता RT 2011 में किस में दी थी हमने, स्कूल मान्यता देने का धारा 14 में था, इसमें 18 में है। उसमें स्कूल की मान्यता वापसी लेने का था धारा 15 में। और इसमें है धारा 19 में स्कूल के मानक होने चाहिए। स्कूल के जो मानक हैं जो निर्धारित किए गए वो उनके पास होने जरूर चाहिए। धारा 20 में ही केंद्र सरकार संशोधन करेगी, अगर कुछ स्कूल के मानकों में तो परिवर्तन करना होगा। धारा 21 में SMC का गठन, इसमें धारा 21 में आया है। और 2011 में धारा SMC का जो गठन था वो धारा 3 में था। इसमें है धारा 22 में SMC के कार्य हैं। धारा 23 में शिक्षक की योग्यताएँ हैं। धारा 23 में क्या है, शिक्षक की योग्यताएँ हैं। और धारा 24 में ही शिक्षक के कर्तव्य हैं, जबकि उसमें क्या था, धारा 20 में था मतलब कि शिक्षकों के कर्तव्य। और धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात है, उसमें धारा 21 में था छात्र शिक्षक अनुपात। तो इस प्रकार से आपको कंबाइंड करके पढ़ना पड़ेगा, मतलब रिलेटेड करके चीज़ों को पढ़ते हैं ना तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज से बचते हैं, वरना फिर प्राथमिक शिक्षा जो ये था ना छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 25 में था ना छात्र शिक्षक अनुपात, तो उससे रिलेटेड है कि प्राथमिक शिक्षा का जो अनुपात होगा वो अनुपात 30:1, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर 1 टीचर होगा। और छात्र शिक्षक अनुपात जो है 60 तक 30 पर 1, तो 60 तक होंगे 2, 61 से 90 तक 3, 91 से 120 तक 4, 121 से 150 तक 5, और 150 से ऊपर होंगे तो उन पर 1 HM होगा, यानी कि एक प्रधानाचार्य होगा, प्रधानाध्यापक जिसे बोलते हैं। तो छात्र जो हैं 200 से अधिक होने पर अनुपात कितने होंगे, 200 से अधिक होंगे तो 40:1 होगा। उच्च प्राथमिक अनुपात जो होगा मतलब कि पहली 60 तक उच्च प्राथमिक अनुपात जो होगा 35:1। धारा 26 में क्या है, 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होंगे टीचरों के, है ना। धारा 27 में क्या है, गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं। गैर शैक्षणिक कार्य मतलब जैसे जनगणना, आपदा, चुनाव के अलावा इन तीनों में तो इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे भी जनगणना वगैरह चुनाव से रिलेटेड कोई वर्क होता है तो टीचर हमारे घर पे आते हैं और उनको मतलब कुछ भी वो डाटा वगैरह लिख कर ले जाते हैं, तो ये क्या उनकी ड्यूटीज़ लगती है इन कामों में। तो इनके अलावा वो ड्यूटीज़ नहीं होगी। तो 3 काम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें
ABCD देकर पूछा जाएगा कि आपको मतलब कि जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ नहीं होती, तो इनमें तो होती है, एक अलग ही होगा तो वो आंसर निकलेगा। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, जनगणना, आपदा और चुनाव में। इनमें तो ड्यूटीज़ होती है, पर इनके अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं होंगी। धारा 28 में निजी ट्यूशन नहीं होगा, निजी ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। और अध्याय 5 आता है, अध्याय 5 में है धारा 29 से 30, और उसमें क्या था, RT 2011 में धारा 5 में जो है 10 से लेकर 15 तक था। तो धारा 29 में है पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी, और धारा 30 में है प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं, यानी कि कंपलसरी नहीं है प्राथमिक शिक्षा। अध्याय 6 में आता है धारा 31 से 34 तक है। धारा 31 में है बाल अधिकार हनन शिकायत संबंधी। अगर बाल अधिकारों का कोई हनन होता है तो उनसे लेकर मतलब शिकायत संबंधी इसमें अधिकार दिए गए हैं। धारा 32 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील करना। फिर धारा 33 में आ जाएगा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। 34 में 33-34 सलाहकार परिषद का गठन है, पहले राष्ट्रीय आ जाएगा फिर राज्य आ जाएगा। अध्याय 7 में ही धारा 35 से 38, धारा 35 में मार्गदर्शन करना उपलब्ध है। धारा 36 में सक्षम अधिकारी की अनुमति से कार्य करना। धारा 37 में समुचित सरकार और SMC के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायरा नहीं होगा। धारा 38 में है प्रत्येक राज्य में आवश्यक संशोधन के साथ लागू। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि प्राथमिक पर जो शिक्षण दिवस है ना वो 2 से होंगे। शिक्षण दिवस शिक्षण के जो दिन हैं वो पढ़ाने के जो दिन हैं वो 200 दिन होंगे, और उच्च प्राथमिक में 220 दिन होंगे। और यहाँ पर शिक्षण जो घंटे हैं वो प्राथमिक पर 800 घंटे होंगे, और यहाँ पर उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे होंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ कर ही जाना है कि प्राथमिक में 200, इसमें 20 और जोड़ दो, इसमें 800 है, इसमें 200 और जोड़ दो, 1000 हो जाएंगे। और ये है, तो इनमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वगैरह, इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है बाल अधिकार संबंधी हनन वगैरह, राज्य सलाहकार परिषद वाला आ जाएगा। और ये है ना, ये इनमें से क्वेश्चन पुटअप वगैरह आता है कि मतलब 60 पर कितने शिक्षक होंगे 2, 91 90 तक कितने होंगे 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और एक ये देख सारा, और इनमें से ज़्यादा हैं जो हैं ये वे हैं शिक्षक की योग्यताएं वगैरह, ये इनमें से बहुत ज़्यादा आता है। SMC का गठन हुआ है इनमें से, और ये वाला, और माता पिता कर्तव्य आंगनबाड़ी शिक्षा, और ये निःशुल्क शिक्षा वाला, और सबसे बड़ा अध्याय 4 है, सबसे छोटा अध्याय 1 है, और ये वगैरह हैं। तो ये बस हो गया, कंप्लीट है ये। अगर कोई नोट्स के थ्रू उतारना चाहता है तो मैं इनको वापस से दिखा देती हूँ, और मैं इनकी पोस्ट भी डाल दूँगी, पोस्ट में भी देख लेना। तो भाई मैं इनको वीडियो के थ्रू पढ़ाती हूँ ना, तो मेरा व्लॉग्स है ना वो बहुत लंबा हो जाता है, और फिर कमेंट में आते हैं कि इतना व्लॉग इतना लेंथी क्यों बनाते हो। वही पढ़ाते हैं ना तो लेंथी बन ही जाता है, और फिर समझाए नहीं ऐसे पढ़ाते तो वो भी बुरी बात है, किसी को समझ में ही नहीं आए। अब मैं कल आपको पढ़ाऊँगी ये राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश पढ़ाऊँगी, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट है। कल के व्लॉग में आएगा ये। तो ये है कि आज के व्लॉग में बस इतना ही है। तो थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में मिलते हैं कल के व्लॉग में, और ज़रूर कमेंट में लिखना कि मैं व्लॉग छोटा बनाऊँ या यही